1958 के अंदर भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले मिल्खा सिंह अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। जी हाँ, आज सुबह उनका निधन हो चुका है और निधन के ऊपर पूरा न्यूज 19 परिवार उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि मिल्खा सिंह का निधन कोरोना की वजह से हुआ है और उससे कुछ दिन पूर्व ही उनकी पत्नी का भी निधन हो चुका था। लेकिन मिल्खा सिंह की आखिरी इच्छा अभी भी अधूरी रह गई है। उनकी आखिरी इच्छा आखिरकार क्या थी, ये मैं आप सभी को इस खास रिपोर्ट से बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं कि 1958 में भारत को गोल्ड मेडल से नवाजने वाले इकलौते मिल्खा सिंह ही थे और उसके बाद में अभी तक किसी ने भी स्वर्ण पदक हासिल नहीं करवाया है। तो आइए जानते हैं कि मिल्खा सिंह की आखिरकार क्या आखिरी इच्छा थी जो अधूरी रह गई और मिल्खा सिंह उसका जिक्र करते करते हमारे बीच से चले गए। आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। पूर्व भारतीय लीजेंड स्प्रिंटर मिल्खा सिंह कोरोना की वजह से निधन हो गया है। उनका चंडीगढ़ के पीजीआई MER में इलाज जारी था। 5 दिन पहले उनकी पत्नी निर्मल कौल का पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के कारण निधन हुआ था। मिल्खा सिंह दुनिया को तो अलविदा कह गए, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनका उनको मलाल रह गया। वे चाहते थे कि 125 करोड़ की आबादी वाले देश में दूसरा मिल्खा सिंह आना चाहिए था। दूसरा यह था कि वे अपने बेटे चीफ मिल्खा सिंह को भी कभी भी स्पोर्ट्स पर्सनल नहीं बनाना चाहते थे। यह बात उन्होंने 4 साल पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कही थी। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह ने कहा था, नहीं जानता था कि ओलंपिक गेम्स क्या होते हैं, एशियन गेम्स और 100 मीटर और 400 मीटर रेस क्या होती है। मिल्खा सिंह तब दौड़ता था जब पैरों में जूते नहीं होते थे, न ही ट्रैक सूट होता था, न कोचेस थे और न ही स्टेडियम। 125 करोड़ है देश की आबादी और मुझे दुख इस बात का है कि अब तक कोई दूसरा मिल्खा सिंह पैदा नहीं हो सका है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं 90 साल का हो गया, दिल में बस एक आखिरी ख्वाहिश है, कोई देश के लिए गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में जीते, ओलंपिक में तिरंगा लहराए, नेशनल एंथम बजे। अपने हुनर से कई खिताब जीतने वाले मिल्खा सिंह ने दिल की ये पीस रोटरी क्लब के इवेंट ब्लेसिंग में शेयर की थी। 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन वे बतौर स्पेशल गेस्ट पहुंचे थे। वहीं राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं, जयपुर में अवैध निर्माण पर JDA की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 5 मंजिला अवैध निर्माण को JDA ने सीज किया है। वहीं जोन 8 के मौजी विहार इलाके की यह कार्रवाई बताई जा रही है। तो साथ ही साथ 630 वर्ग मीटर में 0 सेटबैक पर हो रहा था निर्माण। वहीं 5 मंजिला बिल्डिंग में बनाए जा रहे थे 32 फ्लैट। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलिस सेक्शन आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि अभी वैक्सीनेशन का दौर पूरे राजस्थान के साथ साथ देश में भी चल रहा है। लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर इस वैक्सीनेशन के दौरान कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। आप सभी को बता दूं कि लोग सुबह से 6 बजे से वैक्सीनेशन लगवाने के लिए लाइन में लगते हैं और 11 बजे तक उनका नंबर आता है। तो 5 घंटे लाइन में लगते लगते वह ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हैं और ना ही अन्य नियमों की पालना की जाती है। और इसी के बीच आपस में कल तो एक झोटवाड़ा के अंदर ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि 2 युवकों में आपस में ही लड़ाई हो गई और वह दोनों आपस में लड़ाई करते रहे और इनका बीच बचाव करने के लिए पुलिस को बीच में आना पड़ा और पुलिस ने उनका बीच बचाव कर उनको समझा बुझा करके अलग किया है। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बताता हूं कि मानसून ने अब राजस्थान में 2 दिन पहले ही दस्तक दे दी है। आप सभी को बता दूं कि मानसून ने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, उदयपुर के रास्ते से राजस्थान के अंदर दस्तक दी है और तेज हवाओं के साथ घने बादलों का रूप भी देखने को मिला है। अब राजस्थान के अंदर मानसून आ सकता है और जल्द ही आने के इसके आसार लगाए जा रहे हैं और तेज बारिश की भी संभावनाएं अब जताई जा रही है।
साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बताता हूं, जिसमें आप सभी को बता दूं कि सरकार और ट्विटर इन दोनों के मध्य लगातार नियमों को लेकर के घमासान चल रहा है, विवाद चल रहा है। एक तरफ सरकार ने कहा कि भारत के कानून माने ट्विटर, लेकिन वहीं ट्विटर का जवाब कुछ और ही है। ट्विटर ने कहा कि हम अपनी नीति को मानेंगे, हम किसी और की नीति को नहीं मानेंगे, लेकिन हम नियमों की पालना जरूर करेंगे। इसी को लेकर के सरकार ने अब उनके ऊपर जुर्माना लगाने की भी बात कही है और अब यह जुर्माना लगाया जा सकता है ट्विटर के ऊपर कि आखिरकार इतने समय तक आपने किसी बात का सही प्रकार से जवाब नहीं दिया है। इसी को लेकर के उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं साथ ही साथ राजस्थान के लिए अब राहत की खबरें आना शुरू हो चुकी हैं कोरोना को लेकर के। अब अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर पिछले 24 घंटे की, तो 150 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि 9 लोगों की कोरोना की वजह से जान भी चली गई है। और वहीं अगर हम राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर में मात्र 25 कोरोना के नए केस सामने आए हैं, जो पिछले काफी समय से ऐसा आंकड़ा देखने को नहीं मिल रहा था। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं जयपुर में अवैध निर्माण पर जेडीए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 5 मंजिला अवैध निर्माण को जेडीए ने सीज किया है। वहीं जोन 8 के मौजी विहार इलाके की यह कार्रवाई बताई जा रही है। तो साथ ही साथ 630 वर्ग मीटर में जीरो सेटबैक पर हो रहा था निर्माण। वहीं 5 मंजिला बिल्डिंग में बनाए जा रहे थे 32 फ्लैट। राजस्थान के अंदर प्री मानसून ने अब दस्तक दे दी है, जहां पर आप सभी को बता दूं कल देर रात्रि उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर के अंदर बारिश देखने को मिली है और वहीं इसी के चलते हुए मौसम भी सुहावना हो चुका है। लेकिन अब कई जिलों के अंदर चेतावनी भी जारी की जा रही है कि भारी बारिश अब हो सकती है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर कि आखिर कहां पर बारिश की संभावनाएं अभी जताई जा रही है। राजस्थान में मानसून की दस्तक के साथ ही बारिश का दौर भी शुरू हो गया है। उदयपुर, कोटा, जोधपुर और अजमेर संभाग के कई जिलों में बीती रात बारिश हुई है। दक्षिण राजस्थान के रास्ते आए मानसून के बादलों ने झालावाड़ को तरबतर कर दिया। झालावाड़ के गागरोन में मानसून की पहली बारिश में 4 इंच से ज़्यादा पानी बरसा है। तो वहीं पाली के जवाई डैम में भी 70 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज हुई है। मौसम विभाग ने आज भी इन क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश होने और आसमान में दिन भर बादल छाए रहने की संभावना जताई है। और प्रदेश में बारिश की स्थिति देखें तो बीती रात बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सिरोही, झालावाड़, राजसमंद, पाली सहित 1 दर्जन से अधिक जिलों में अच्छी बारिश हुई है। सबसे ज़्यादा झालावाड़ के गागरेन में 110 मिलीमीटर पानी बरसा। तो वहीं झालावाड़ के डग में 76, पिडावा में 36, जालोर के जसवंतपुरा में 48, पाली के जवाई डैम में 70, रानी में 53, देसुरी में 38, तखतगढ़ में 38 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसी के अलावा राजसमंद, नाथद्वारा, अमेठ, अजमेर के मसूदा, भरतपुर के कुम्हेर, भीलवाड़ा के मौकुंडा, रायपुर सहित कई जगहों पर 20 से 30 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई। बारिश के साथ ही अब तापमान में गिरावट हुई है और लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने 21 जून तक प्रदेश के अधिकांश जगहों पर बादल छाए रहने और कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। मिल्खा सिंह को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर धावक मिल्खा सिंह का निधन हो चुका है। 91 वर्ष की उम्र में चंडीगढ़ पीजीआई में इनका निधन हुआ है। वहीं 5 दिन पहले ही पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह की हो चुकी है मौत। साथ ही साथ कोरोना से संक्रमित थे मिल्खा और निर्मल। तो वहीं 1958 में कॉमनवेल्थ गेम में दिलाया था भारत को गोल्ड मेडल और 1960 रोम ओलंपिक में भी भाग ले चुके हैं मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह के पुत्र जीव मिल्खा सिंह ने भी की पिता के निधन की पुष्टि। वही खबर राजधानी जयपुर से आ रही है, जहां पर पुलिस थाना विश्वकर्मा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए
युवक की हत्या का पर्दाफाश मात्र 24 घंटे के अंदर कर दिया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। पुलिस थाना विश्वकर्मा ने बीते 24 घंटे के अंदर एक बड़ी वारदात का खुलासा किया है, जिसमें आप सभी को बता दूं, पुलिस थाना विश्वकर्मा जयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। युवक की हत्या की गंभीर वारदात का 24 घंटे में खुलासा किया है। ताबड़तोड़ मारपीट कर युवक की नृशंस हत्या करने वाला 5 मुजरिम गिरफ्तार हो चुके हैं। मुलजिम मानव की गिरफ्तारी में स्पेशल टीम के कमल सिंह कांस्टेबल की अहम भूमिका रही है। प्रदीप मोहन शर्मा आईपीएस ने बताया कि जिले के अपराध हो गोष्ठी में जिले के समस्त थानाधिकारीगणों को गंभीर किस्म अपराधों पर अंकुश के दिशा निर्देश दिए गए थे। वहीं 17 जून को प्रहलाद यादव ने दर्ज करवाई DJS कॉलोनी विश्वकर्मा जयपुर पर मेरे लड़के सौरभ यादव के साथ 5 व 7 लड़कों ने लाठी डंडों सरिया आदि के साथ जानलेवा मारपीट की है। अनुसंधान के दौरान सामने आया कि पूर्व की लड़ाई को लेकर यह रची गई थी रंजिश। चिरंजीवी योजना के नाम पर जनता के साथ छलावा किया जा रहा है और इसी तरीके से पिछले 1.5 साल से खाद्य सुरक्षा का पोर्टल बंद पड़ा है। आम आदमी जो आजीविका चलाने के लिए जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था, इस कोविड के दौरान वो बेरोजगार है, लेकिन आजीविका चलाने के लिए उसको राशन भी मिलना मुश्किल है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा का पोर्टल पिछले 1.5 साल से बंद है। मैं चाहूंगा कि सरकार अपने लड़ाई झगड़ों को छोड़कर जनता की समस्याओं के समाधान की ओर ध्यान दे, ताकि जनता का हित हो सके। चलिए अभी रुक कर देते हैं रेलवे बोर्ड के कर्मचारियों को लेकर के, जहां पर रेलवे बोर्ड के कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी मिली है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि अब वह प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। उन्हें गवर्नमेंट रेलवे बोर्ड के जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसके अब आदेश जारी कर दिए गए हैं। और कुछ लोगों का कहना था कि सारी व्यवस्था इन हॉस्पिटलों में नहीं मिल पाती, तो इसलिए हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में छूट मिलनी चाहिए। तो वह छूट अब इन्हें दे दी गई है। इस छूट के बीच में भी कई प्रकार की शर्तें रखी गई हैं। वह शर्तें निम्न प्रकार हैं, जो मैं आप सभी को इस खास रिपोर्ट से दर्शाने जा रहा हूं। अगर आप रेलकर्मी हैं और स्वास्थ्य खराब होने पर निजी अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं, तो रेलवे बोर्ड ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत अब वे बिना रेलवे अस्पताल से रेफर हुए सीधे निजी अस्पताल में इलाज करा सकेंगे। संयुक्त सचिव सुभाष पारेख ने बताया कि AIRF के महामंत्री SG मिश्रा और AGS मुकेश माथुर ने रेलवे बोर्ड से कहा था कि वे आपात स्थिति में रेल कर्मियों को सीधे निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दें, ताकि उसे तुरंत बेहतर इलाज मिल सके और उसकी जान भी बच सके। इसके बाद हाल ही में रेलवे के निदेशक प्रिया सुदर्शनी ने उत्तर पश्चिमी रेलवे सहित देश के सभी 17 जोनल रेलवेज में एक आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सेवारत और सेवानिवृत्त रेलकर्मी और उनके आश्रित गंभीर रूप से बीमार होने पर आपातकालीन स्थिति में रेलवे के एमपैनल प्राइवेट हॉस्पिटल में सीधे भर्ती होकर इलाज करा सकेंगे। एमपैनल अस्पतालों में रेलकर्मियों या उसके आश्रितों के भर्ती होने पर संबंधित निजी अस्पताल द्वारा मरीज की बीमारी और स्थिति के बारे में रेलवे को सूचित करना होगा, जिसके बाद 24 घंटे में रेलवे उसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर यह तय करेगा कि मरीज गंभीर अवस्था में भर्ती भी हुआ है या नहीं। मिड डे मील को लेकर के एक और बड़ी खबर सामने आई है। स्कूल और आंगनवाड़ी में मिलने वाले मिड डे मील को GST से छूट मिली है, तो वहीं कॉरपोरेट्स द्वारा दिए जा रहे मिड डे मील भी GST छूट के दायरे में आ गए हैं। बोर्ड और अन्य परीक्षा आयोजकों को परीक्षा आयोजन सेवा भी GST से मुक्त किया। वही खबर फुलेरा से सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज फुलेरा के अंदर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्म दिवस मनाया गया है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से फुलेरा के अंदर उनका जन्मदिन मनाया गया। फुलेरा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं का सम्मान शनिवार को स्कूल खेल मैदान के समीप स्थित आंगनवाड़ी केंद्र पर जन सेवक विद्याधर सिंह चौधरी की प्रेरणा में ब्लॉक अध्यक्ष
राकेश परिहार के नेतृत्व में सुबह 10 बजे किया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मनोज कुल्हारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहयोगियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना घर घर जाकर सर्वे करते हुए ऐसे पुनीत कार्य किए हैं, जो कि हम सबके लिए प्रेरणादायी भी हैं। ऐसे कर्मचारियों का हौसला बढ़ाने के उद्देश्य से आज कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन पर बिना केक काटते हुए कस्बे के रैगर बस्ती वाल्मीकि समाज के गरीबों में फल बांटकर तथा नगरपालिका क्षेत्र में कार्यरत सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को कोरोना सुरक्षा किट देकर सम्मानित करते हुए जन्म दिवस मनाया गया है। इस दौरान आंगनवाड़ी इंचार्ज एएनएम चित्रा वर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष राकेश परिहार, प्रवक्ता मनोज कुल्हारी, शैलेंद्र शर्मा, वार्ड पार्षद चंद्रप्रकाश दुलानी, सीमा राज कुमावत, अब्दुल लतीफ कुरैशी सहित कई लोग उपस्थित रहे। सर, आज हमारे जो राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष थे राहुल जी गांधी, उनके जन्मदिन पर सर आज क्या क्या कार्यक्रम किए गए आपके द्वारा? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर, जैसा कि उन्होंने खुद ने ये प्रेस नोट जारी किया है कि मेरा जन्मदिन पर किसी प्रकार का केक नहीं काटा जाए, किसी प्रकार का पोस्टर नहीं लगाया जाए। उन्होंने आदेश दिए कि कोरोना की कोविड-19 के दौरान जो भी लोग ने बेहतरीन काम किया है उन लोगों का सम्मान किया जाए, या कोविड से जो लोग प्रभावित हुए हैं उन तक जाकर उनकी कुशल से पूछने की काम करें। इसी क्रम में आज हमने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में जो फुलेरा नगरपालिका क्षेत्र में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता और सहायिका है, उन्होंने महिला शक्ति का एक अनूठा उदाहरण पेश किया है कि उन्होंने इस कोविड में घर घर जाकर कौन व्यक्ति कोविड से प्रभावित है या क्या है, इन्होंने घर घर जाकर जहां पुरुष प्रधान बहुलकता वाले उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है। हमारे मन से इच्छा हुई, हम सब ने हमारी पार्टी की तरफ से इच्छा हुई कि इनका हम सम्मान करें। इसी क्रम में आज यहाँ फुलेरा की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका है उनका हम स्वागत करें। जम्मू कश्मीर को लेकर के बड़ी सियासी हलचल हो चुकी है। जहां बड़ी खबर हम आप सभी तक पहुंचा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी है सियासी हलचल। साथ ही साथ 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक। वहीं विधानसभा चुनाव पर चर्चा संभव की जाएगी। वहीं राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं, निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए यह उचित समय नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो जुलूस स्वागत मालाओं का दौर चलेगा। मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो कोरोना का संक्रमण भी फैल सकता है। वहीं राजस्थान विश्वविद्यालय की एक और खुशखबरी वाली खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं, राजस्थान विश्वविद्यालय के नाम 500 बीघा जमीन जल्द ही दर्ज करवाई जाएगी और इसी के चलते हुए अब राजस्थान विश्वविद्यालय और विस्तार से फैलता हुआ नजर आएगा। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी खास रिपोर्ट। राजस्थान विश्वविद्यालय के आधिपत्य वाले राजस्थान महारानी कॉमर्स और महाराजा कॉलेज की भूमिका सहित करीब 500 बीघा जमीन राजस्थान विश्वविद्यालय के नाम पर जल्द ही दर्ज कराई जाएगी। कलेक्टर अतर सिंह नेहरा के निर्देश पर शुक्रवार को एडीएम प्रथम इकबाल खान ने संबंधित अधिकारियों को 30 जून तक इस काम को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर नेहरा ने बताया कि आरयू के मालिकाना हक का जमीनों का सर्वे कर उनका नामांतरण विश्वविद्यालयों के हक में करने के निर्देश दिए गए हैं। यह जमीन राजस्व रिकॉर्ड में वन विभाग अथवा जेडीए के नाम पर दर्ज है, लेकिन यह जमीनें आरयू के पोजेशन में हैं। एडीएम इकबाल खान ने वन विभाग, जेडीए, तहसीलदार सांगनेर और जयपुर एसडीएम सांगनेर सहित संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। एडीएम इकबाल खान ने कहा कि राजस्थान विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर आरबी सिंह ने विश्वविद्यालयों की जमीन के संबंध में आवेदन किया गया था और रजिस्ट्रार केएम दुरिया और सलाहकार डॉक्टर गिरवर सिंह ने विश्वविद्यालय का पक्ष रखा। वन विभाग और जेडीए के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित जमीन के वेरिफिकेशन के निर्देश भी दिए गए।
वहीं आप सभी को बता दूं कि आज राहुल गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर इसको सहायता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और इसी को लेकर के प्रताप सिंह खाचरियावास जो परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर राजस्थान प्रदेश युवा ने सहायता दिवस के रूप में मनाया है और इस अवसर पर रक्तदान शिविर व आटे के कट्टे दिए गए। जयपुर में रक्तदान शिविर प्रदेश युवा कांग्रेस मुख्यालय बनी पार्क पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने शिरकत की और उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। मोदी जी का जन्मदिन है, उन्होंने ये अनाउंस किया कि मैं जन्मदिन नहीं मनाऊंगा, इसलिए पूरे देश की कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSUI, सेवा दल, तमाम कांग्रेस के संगठन, देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता, देश के भामाशाह, NGO, तमाम लोग जो देश की विचारधारा में भरोसा रखते हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा में भरोसा रखते हैं, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा और हिंदुस्तान की विचारधारा एक है। वसुदेव कुटुंबकम की बात, सब धर्म जाति को संभाव के साथ में लेकर की परंपरा के साथ कांग्रेस ने देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी। कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई में जीती, पूरा देश मिलकर लड़ा। कांग्रेस की आवाज़ देश की आवाज़ है, जहाँ कोई नफरत नहीं है, जहाँ कोई एक दूसरे के प्रति गुस्सा नहीं है, जहाँ सबको मिलकर प्यार और प्रेम से एक तिरंगा बनता है। जिस तिरंगे को अपना धर्म मानकर कांग्रेस लड़ती है, उसी तिरंगे के नेतृत्व में आज पूरे देश में कांग्रेस का कार्यकर्ता सेवा भाव से लोगों के बीच में राशन वितरण कर रहा है, सैनिटाइज का वितरण कर रहा है, ब्लड डोनेशन कैंप आज पूरे राजस्थान में कर रहा है, रन फॉर लंग्स कर रहा है कि आप व्यायाम कीजिए। ये बड़ा काम पॉजिटिविटी के साथ अपने हाथ में लिया है। मुझे भरोसा है आज के दिन कांग्रेस की विचारधारा से सबक लेकर केंद्र की सरकार पेट्रोल डीजल की रेट कम करेगी, क्योंकि आप जानते हैं 168 दिन में 52 बार पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ी है। गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म हो गई, बंद हो गई। मौत की जंग के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने की जंग चल रही है, और जब जिंदगी को, तब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। बार बार कांग्रेस आवाज उठा रही है, कांग्रेस के लोग आवाज उठा रहे हैं, डायरेक्ट कैश ट्रांजैक्शन करे हिंदुस्तान के लोगों के खाते में, युवाओं को मदद करे, पेट्रोल डीजल की रेट कम करे, महंगाई पर कंट्रोल करे, क्योंकि महंगाई के विरुद्ध आवाज देकर लोगों को मूर्ख बनाकर ये लोग सत्ता में आए थे। मुझे विश्वास है ये लोग पीछे नहीं हटेंगे, तो कांग्रेस सड़कों पर राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश की आवाज बुलंद करेगी विपक्ष के रूप में, और हम इनके घुटने टिकाकर देश की जनता की आवाज को मजबूत करेंगे और देश की जनता के दर्द को दूर करेंगे। आजकल ये मौसम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। अब देखो, अब तक तो कांग्रेस में बयानबाजी चली और बीजेपी वालों में भी जबरदस्त बयानबाजी चल रही है। तो ये क्या, कई बार मौसम आता है, लेकिन ये जो मौसम बयानबाजी का आया, इन बयानबाजी से कोई जनता को मतलब नहीं है। इस वक्त लॉकडाउन के बाद, कोरोना संकट के बाद, मौत की जंग के बाद लोग अपनी दुकान खोलने में लगे, अपने बिजनेस को सेट करने में लगे। कोई अपने ठेले के टायर ठीक करवा रहा है, कोई अपने ठेले को सजा रहा है, कोई वहाँ पतासी तैयार कर रहा है, कोई अपने साइकिल पंचर की दुकान को वापस जमा रहा है फुटपाथ पर, क्योंकि ये लॉकडाउन में लोगों ने भूख से संघर्ष किया है। इस भूख के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए कांग्रेस की गहलोत सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए पूरे देश में सबसे अच्छा पैकेज दिया है। तभी तो चीफ मिनिस्टर बोले मैं डील करूंगा प्रधानमंत्री से, डायरेक्ट तुरंत विधवा को 1 लाख की मदद। आप तुरंत 1 रुपया नहीं दे रही बीजेपी, वैसे ही 20 लाख करोड़ का जैसा पैकेज दिया वैसे ही झूठ बोला। राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जहाँ दवाई फ्री है, जहाँ जांच फ्री है, जहाँ ब्लैक एंड फंगस का इंजेक्शन फ्री है, जहाँ रेमडेसिविर फ्री है, जहाँ पूरा इलाज फ्री है, जहाँ ICU फ्री है, सब कुछ फ्री है। सिटी स्कैन की जांच फ्री है, सिटी स्कैन की, और इसी में अनाथ बच्चों के लिए सबसे बड़ा पैकेज हमने दिया। मैं इतना कह सकता हूँ, ये सियासी लड़ाई लड़ने का वक्त नहीं है। ये कोरोना संकट के बाद जिंदगी को वापस पहले की तरह जीने का मौका देने के लिए, पटरी पर, जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए काम करने की जरूरत है। मुझे विश्वास है हम सब लोग मिलकर सरकार के साथ खड़े होकर सरकार की आवाज़ को बुलंद करेंगे, तो निश्चित रूप से ये सबसे बड़ी सेवा होगी। और इस वक्त सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लोगों को इस वक्त ना कांग्रेस की बयानबाजी से मतलब है, ना बीजेपी की बयानबाजी से। लोग ये देख रहे हैं हमारे साथ खड़ा होकर। अभी भी ICU में ऐसे लोग अटक गए जो निकल नहीं पा रहे। मैं खुद 29 बार कोरोना के ICU में जाकर आया हूँ, लोगों से मिलकर आया हूँ। आज भी मैं अस्पताल जाकर आया हूँ। हालात ठीक नहीं है इस वक्त,
इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी की सियासी बयानबाजी नहीं, लोगों को मदद की जरूरत है और सबको मदद के लिए, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो, चाहे बीजेपी का नेता हो, उसको बाहर निकलकर जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके जीवन को वापस पहले की तरह खड़ा करने के लिए काम करने की जरूरत है। बच्चों के मामले में जो पैकेज है वो लागू कर दिया गया है और उनके पास जो सरकार घोषणा करती है वो 100% मदद है। कल सुबह 9 बजे सचिन पायलट पूर्व उप मुख्यमंत्री जयपुर से रवाना होंगे। जहां बड़ी खबर सामने आ रही है, आप सभी को बता दूं, कल सुबह 9 बजे सचिन पायलट जयपुर से रवाना होंगे। 10 बजे दौसा सिकंदरा बांदीकुई होते हुए राजगढ़ विधायक जौहरी लाल मीणा धर्मपत्नी का शोक व्यक्त कर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो वहीं उसके बाद सोल्ला गांव से समूची खंज खेड़ली वीर सपूत शहीद सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर शेर सिंह जाटव को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। पूर्व भारतीय लेजेंड स्प्रिंटर मिल्खा सिंह की मौत का पोस्ट कोरोना रिकवरी के दौरान शुक्रवार रात 11:30 बजे हुई। वे 91 साल के थे। 5 दिन पहले उनकी पत्नी निर्मल कौर का पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के कारण निधन हो गया। मिल्खा सिंह का चंडीगढ़ के PGI-MER में 15 दिनों से इलाज चल रहा था और उन्हें 3 जून को ऑक्सीजन लेवल गिरने के कारण ICU में भर्ती कराया था। 19 मई को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। पिछले हफ्ते कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड के 2 डोज के खेप पर बड़ा बखेड़ा हो गया, जिस नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन ने गैप बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते किया था। उसके 3 सदस्यों ने विरोध में झंडा उठा लिया और कहा कि इस फैसले में उनका समर्थन नहीं था। आनन फानन में सरकार ने NTAGI के चीफ डॉक्टर NK अरोड़ा को मीडिया के सामने भेजा और सफाई दिलवाई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का पहला दिन शुक्रवार को बारिश के कारण टूट गया। टॉस तक नहीं हो सका। साउथहैम्पटन ने आज बारिश की आशंका कम है, ऐसे में खेल होने की पूरी संभावना है। दोपहर को 3 बजे मैच शुरू होगा। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने गुरुवार को ही अपनी प्लेइंग 11 घोषित कर दी थी। सुनील गावस्कर और टीम के फील्डिंग कोच R श्रीधर समेत कुछ दिग्गजों की माने तो कोहली टॉस से पहले इसमें बदलाव कर सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने 12वीं के करीब 12 लाख स्टूडेंट्स को 30-30-40 फॉर्मूले से नंबर देने के लिए ये टेबल जारी किया है। व्हाट्सएप समेत अन्य प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट्स को अभिभावक इस टेबल को समझाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। हमने इस फॉर्मूले को बनाने वाली 13 लोगों की कमेटी के एक मेंबर संयम भारद्वाज से बात की और इसे आसान भाषा में समझा। उनसे समझे तरीकों को रखा गया कि यह 30-30-40 का फॉर्मूला बिल्कुल सही है। नेपाल की तराई और उत्तर बिहार की नदियों के क्षेत्रों में बढ़ते जल स्तर के बीच अब नेपाल डोलखा जिला प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने डोलखा में तमाकोशी नदी के किनारों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की है। भूस्खलन की वजह से रोक्सिया शहर के टिंगरी काउंटी के पास रिवर सिस्टम पूरी तरह से तहस नहस हो गया, जहां अचानक बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की शुरुआत सही नहीं रही। टेस्ट का पहला दिन बारिश की वजह से धुल गया। हालांकि बारिश का खतरा भी टला नहीं है। 23 जून को रिजर्व डे मिलाकर के अगले 5 दिन में लगभग 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसमें 20, 21 और 22 जून अहम होंगे। 22 मौतों की मॉक ड्रिल करने वाले आगरा के पारस अस्पताल को सरकार ने क्लीन चिट दे दी है। सरकारी जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद अब पूरी जांच पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच करने वाले अफसरों ने सिर्फ अस्पताल प्रशासन के बयान के आधार पर रिपोर्ट बना दी। अस्पताल में मरने वालों की डेथ ऑडिट रिपोर्ट में बताया भी वही लिखा गया जो अस्पताल प्रशासन ने बताया। हालांकि इस रिपोर्ट की प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन उससे पहले यह मीडिया में सामने आ गई। राजस्थान में मानसून की दस्तक के साथ ही बारिश का दौर भी शुरू हो गया। उदयपुर, कोटा, जोधपुर और अजमेर संभाग के कई जिलों में बीती रात बारिश हुई। दक्षिण राजस्थान के रास्ते आए मानसून के बादलों ने झालावाड़ को तरबतर कर दिया।
पाली, बांसवाड़ा, राजसमंद और प्रतापगढ़ जिलों के कुछ हिस्सों में मानसून की पहली बारिश में 3 इंच से ज़्यादा पानी बरसा है। पाली में तेज बारिश के बाद सूखी पड़ी बरसाती नदियां बहनी शुरू हो गईं। मौसम विभाग ने आज भी इन क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश होने और आसमान में दिन भर बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। कंप्यूटर शिक्षकों के नए कैडर को लेकर के एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला सामने आ चुका है। कंप्यूटर शिक्षकों के नए कैडर के लिए 10,453 पदों का सृजन किया गया। वहीं संविधान पर आवश्यक तत्काल भर्ती की स्वीकृति कर दी गई है। साथ ही साथ 9,862 बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पद सृजित किए, तो वहीं 591 वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पद सृजित किए गए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की ओर कि आखिर हरियाणा के अंदर और क्या कुछ चल रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। हरियाणा के सिरसा जिले के गांव नाथूसरी कला के खेतों में ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर 32 वर्षीय एक युवक का शव मिला। मृतक के परिजनों ने हत्या के आरोप लगाए। पुलिस ने नागरिक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया। गांव नाथूसरी कला निवासी भीम सिंह सिरसा में डेंटिंग का कार्य करता था। कोरोना के कारण वह घर पर ही कार्य कर रहा था। भीम सिंह शुक्रवार सुबह ट्रैक्टर ट्रॉली में खेत से ईंटें लाने के लिए निकला था, लेकिन रात भर वह घर नहीं लौटा। परिजन तलाश कर रहे कि मृतक के भाई रोहताश कुमार को किसी व्यक्ति ने फोन करके ट्रैक्टर ट्रॉली में भीम का शव पड़ा मिलने होने की सूचना दी। सूचना मिलने पर वह ग्रामीणों को लेकर खेत में पहुंचा। शव देखने के बाद पुलिस को सूचना दी। भीम के शव के पास ही मोबाइल पड़ा हुआ था। मोबाइल से सिम गायब है, लेकिन वह कुछ ही दूरी पर टूटी हुई हालत में मिली है। मृतक के भाई रोहताश कुमार ने पुलिस कर्मचारियों को बताया कि मेरे भाई की किसी व्यक्ति ने साजिश के तहत हत्या की है। हरियाणा के हिसार जिले में बरवाला रोड पर स्थित कुलाना गांव के पास शनिवार सुबह शादी से वापस आ रही बोलेरो गाड़ी को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में बोलेरो में सवार दूल्हा दुल्हन सहित 7 बाराती घायल हो गए और 11 वर्षीय बच्ची की मौत भी हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस व एम्बुलेंस दुर्घटना स्थलों पर पहुंची और घायलों को सिविल अस्पताल लाया गया। वहीं दूल्हा अनिल, दुल्हन अमृता व अन्य बारातियों को हालत नाजुक होने पर हिसार रेफर कर दिया गया। दूल्हे की भांजी 11 वर्षीय स्नेहा ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। घायलों में महिला रिंकू, सुनीता, मांगेराम, धर्मवीर आदि लोग शामिल हैं। पुलिस ने मामले में केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी और चालक ट्रक मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हांसी के बड़सी गांव निवासी अनिल कुमार की बारात पंजाब के जालंधर में गई थी। शनिवार सुबह बारात वापस आ रही थी कि कुलाना गांव के पास सामने से आ रही ट्रक का टायर फटने से वह असंतुलित होकर बारातियों से भरी बोलेरो गाड़ी में जा टकराया। हादसा इतना जबरदस्त था कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए और वह खेतों में जा गिरी। करनाल की गढ़ी भंवर लाल के खेतों में शुक्रवार को दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। चोरी का आरोप लगाते हुए खेत के मालिक ने अपने यहाँ काम करने वाले युवक को पेड़ से उल्टा लटकाकर कई घंटों तक बुरी तरह पीटा। कई बार उसे पानी में भी डुबोया गया। काफी समय बाद परिजन जब ग्रामीणों के साथ युवक को ढूंढते हुए खेतों में पहुंचे तो वारदात का खुलासा हुआ है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने युवक को मूर्छित हालत में पेड़ से उतार अस्पताल पहुंचाया। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया। पीड़ित इकबाल के परिजनों ने बताया कि वह राणा माजरा के नवाब के खेतों में काम करता है। सुबह नवाब और उसका साथी बाइक पर इकबाल को साथ ले गए। गढ़ी भरल के खेतों में एक किसान को पेड़ से उल्टा लटकाकर मारपीट की सूचना मिली थी। पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी आई है। इसके बाद भी प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयार है। किसान आंदोलन पर बोले कि यह प्रजातंत्र का हिस्सा है, लेकिन कानून को हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आंदोलन में युवक को आग लगाने के मामले में हत्या का केस दर्ज करके जांच कराई जा रही है। आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। तो वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज शुक्रवार शाम को
पानीपत के समालखा स्थित गीता वाटिका में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। उन्होंने कहा कि हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की दूसरी लहर पर मजबूती से काबू पाया। प्रदेश में अब तीसरी लहर के लिए पूरी तरह से तैयारी है और कोरोना को हराने के लिए हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर किसानों की झोपड़ी में मुकेश मुद्रल को जिंदा जलाकर मारने के मामले में गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस पूछताछ में अपना गुनाह कबूल लिया। पुलिस का दावा है कि मुख्य आरोपी जींद के रायचंद गांव निवासी कृष्ण ने बताया कि कसार गांव का मुकेश अक्सर किसानों के साथ बैठकर शराब पीता था। बुधवार को भी किसानों के साथ शराब पीने के दौरान किसान आंदोलन को लेकर बहस हो गई और पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपी करीब 10 दिन से किसान आंदोलन में शामिल था। बहादुरगढ़ के सेक्टर 6 थाना प्रभारी जय भगवान ने बताया कि वारदात के अन्य 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और मुख्य आरोपी को रिमांड पर लेकर घटना के बारे में जानकारी और सबूत जुटाए जा रहे हैं। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं, जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कस्टम टीम ने फिर पकड़ा है सोने के तस्कर को। तो वहीं दुबई से एयर इंडिया की फ्लाइट 9196 से आया था यह यात्री। वहीं साथ ही साथ दुबई से एयर इंडिया की फ्लाइट में आया यह यात्री और यात्री से जब्त किया गया 350.46 ग्राम सोना। तो वहीं सोने की कीमत 17,22,511 रुपये बताई जा रही है। साथ ही साथ कई जगह पर छुपा कर लाया था यात्री सोना। वहीं आप सभी को बता दूं कि सोने को ट्रॉली बैग में तार के रूप में, मुंह में तार, हेयर स्ट्रेटनर में सोने की बेल्ट, जूतों में क्लिप और कीचेन में, अंगूठियों में छुपाया गया था सोना। वहीं सुनहरे रंग को छुपाने के लिए सोने को सफ़ेद रेडियम की से की गई थी पॉलिश। वहीं साथ ही साथ सोना जब्त कर कस्टम अधिकारी यात्री से कर रहे हैं पूछताछ। कस्टम कमिश्नर सुभाष अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी। राजस्थान की राजनीति, जिसके अंतर्गत रोज हम आप सभी को कुछ नया बताते हैं और अभी राजस्थान की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है उससे अवगत कराते हैं। आज फिर दोबारा से मैं आप सभी को राजस्थान की राजनीति के अंदर एक अलग बात बताने जा रहा हूं, जिसमें आप सभी को बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, इन दोनों के बीच में अभी ट्विटर वॉर चल रही थी। लेकिन इस ट्विटर वॉर के बीच में तीसरे पक्ष ने एंट्री करी है। आप अनुमान नहीं लगा सकते कि यह तीसरा पक्ष आखिर है तो है कौन। मैं आप सभी को इससे अवगत कराता हूं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दिगंबर सिंह के बेटे शैलेश सिंह ने अजमेर चुनाव में उनकी जीत के पीछे पायलट का हाथ बताया है। जी हां, रघु शर्मा की जीत के पीछे उन्होंने पायलट का हाथ बताया है और उन्होंने कहा कि आपकी जीत के पीछे पायलट का हाथ शुरू से ही है, तभी आप जीत पाए हैं और इसी के चलते हुए आपको और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जबकि अजमेर के अंदर अभी स्वास्थ्य की सेवाएं इतनी अच्छी नहीं बताई जा रही हैं। हालांकि अभी इसको लेकर के रघु शर्मा ने कुछ भी जवाब नहीं दिया है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि आखिरकार किस तरह से इस पूरे घमासान में किसने क्या कुछ कहा और उसके जवाब में किसने क्या कुछ कहा है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बीच ट्विटर वॉर में तीसरे पक्ष की एंट्री भी हो चुकी है। पूर्व और मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री के बीच ट्विटर पर जारी वॉर पलटवार के बीच पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के पुत्र ने पायलट का जिक्र कर बहस को नया मोड़ दे दिया है। बीजेपी के भरतपुर जिलाध्यक्ष और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दिवंगत दिगंबर सिंह के बेटे शैलेश सिंह ने अजमेर उपचुनाव में रघु शर्मा की जीत के पीछे सचिन पायलट का श्रेय देकर कटाक्ष किया है। रघु शर्मा ने राजेंद्र राठौड़ के तंज का जवाब देते हुए अजमेर में 8 सीटों पर बीजेपी को हरवाने का जिक्र किया था। इस पर शैलेश सिंह ने जवाब देते हुए लिखा, आप अजमेर का चुनाव पायलट जी की वजह से जीते हैं। फिर पलटी मारकर गहलोत जी के पास चले गए। आपके कार्यकाल में प्रदेश में हजारों निर्दोष कहीं ऑक्सीजन तो कहीं इंजेक्शन दवाइयों की कमी की वजह से मर गए।
इतना सब होने के बाद भी आप राजेंद्र राठौड़ जैसे जमीन से जुड़े व्यक्ति को नसीहत दे रहे हैं। रघु शर्मा ने अभी तक इस कमेंट का जवाब नहीं दिया। रघु शर्मा ने राजेंद्र राठौड़ पर तंज कसते हुए ट्वीट किया था, चूरू में आप बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष जगदीश माथुर को हराने के लिए लड़े थे, लेकिन पहले चुनाव में जमानत जब्त हो गई, दूसरे चुनाव में केवल 2000 वोट आए, उसके बाद हुए चुनाव में आप जनता दल से जीते और भारतीय पार्टी का विघटन करने के लिए भाजपा में चले गए। मैं 3 चुनाव जीता, जिसमें एक अजमेर लोकसभा का भी चुनाव शामिल है, जिसमें 8 विधानसभाओं से भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि जयपुर में नाकाबंदी के दौरान पुलिसकर्मियों पर वाहन चढ़ाने की कोशिश की गई है। ऑटो चालक को रोकने का प्रयास कर रही थी यातायात पुलिस, चालक ने गति बढ़ाई और पुलिसकर्मी को टक्कर मार करके भाग गया। घायल पुलिसकर्मी ने आदर्श नगर थाने में मामला दर्ज कराया। राजस्थान के अंदर प्री मानसून ने अब दस्तक दे दी है, जहां पर आप सभी को बता दूं कल देर रात्रि उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर के अंदर बारिश देखने को मिली है और वहीं इसी के चलते हुए मौसम भी सुहावना हो चुका है। लेकिन अब कई जिलों के अंदर चेतावनी भी जारी की जा रही है कि भारी बारिश अब हो सकती है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर कि आखिर कहां पर बारिश की संभावनाएं अभी जताई जा रही है। राजस्थान में मानसून की दस्तक के साथ ही बारिश का दौर भी शुरू हो गया है। उदयपुर, कोटा, जोधपुर और अजमेर संभाग के कई जिलों में बीती रात बारिश हुई है। दक्षिण राजस्थान के रास्ते आए मानसून के बादलों ने झालावाड़ को तरबतर कर दिया। झालावाड़ के गागरोन में मानसून की पहली बारिश में 4 इंच से ज़्यादा पानी बरसा है, तो वहीं पाली के जवाई डैम में भी 70 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज हुई है। मौसम विभाग ने आज भी इन क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश होने और आसमान में दिन भर बादल छाए रहने की संभावना जताई है। और प्रदेश में बारिश की स्थिति देखें तो बीती रात बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सिरोही, झालावाड़, राजसमंद, पाली सहित 1 दर्जन से अधिक जिलों में अच्छी बारिश हुई है। सबसे ज़्यादा झालावाड़ के गागरेन में 110 मिलीमीटर पानी बरसा, तो वहीं झालावाड़ के डग में 76, पिडावा में 36, जालोर के जसवंतपुरा में 48, पाली के जवाई डैम में 70, रानी में 53, देसूरी में 38, तखतगढ़ में 38 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसी के अलावा राजसमंद, नाथद्वारा, अमेठ, अजमेर के मसूदा, भरतपुर के कुम्हेर, भीलवाड़ा के मौकुंडा, रायपुर सहित कई जगहों पर 20 से 30 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई। बारिश के साथ ही अब तापमान में गिरावट हुई है और लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने 21 जून तक प्रदेश के अधिकांश जगहों पर बादल छाए रहने और कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। मिल्खा सिंह को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर धावक मिल्खा सिंह का निधन हो चुका है। 91 वर्ष की उम्र में चंडीगढ़ पीजीआई में इनका निधन हुआ है। वहीं 5 दिन पहले ही पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह की हो चुकी है मौत। साथ ही साथ कोरोना से संक्रमित थे मिल्खा और निर्मल। तो वहीं 1958 में कॉमनवेल्थ गेम में दिलाया था भारत को गोल्ड मेडल और 1960 रोम ओलंपिक में भी भाग ले चुके हैं मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह के पुत्र जीव मिल्खा सिंह ने की पिता के निधन की पुष्टि। वही खबर राजधानी जयपुर से आ रही है, जहां पर पुलिस थाना विश्वकर्मा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए युवक की हत्या का पर्दाफाश मात्र 24 घंटे के अंदर कर दिया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। पुलिस थाना विश्वकर्मा ने बीते 24 घंटे के अंदर एक बड़ी वारदात का खुलासा किया है, जिसमें आप सभी को बता दूं पुलिस थाना विश्वकर्मा जयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। युवक की हत्या की गंभीर वारदात का 24 घंटे में खुलासा किया है। ताबड़तोड़ मारपीट कर युवक की नृशंस हत्या करने वाला 5 मुजरिम गिरफ्तार हो चुके हैं। मुलजिम मानव की गिरफ्तारी में स्पेशल टीम के कमल सिंह कांस्टेबल की अहम भूमिका रही है। प्रदीप मोहन शर्मा IPS ने बताया कि जिले के अपराध हो गोष्ठी में
जिले के समस्त थाना अधिकारीगणों को गंभीर किस्म अपराधों पर अंकुश के दिशा निर्देश दिए गए थे। वहीं 17 जून को प्रहलाद यादव ने दर्ज करवाई DJS कॉलोनी विश्वकर्मा जयपुर पर मेरे लड़के सौरव यादव के साथ 5 व 7 लड़कों ने लाठी डंडों सरिया आदि के साथ जानलेवा मारपीट की है। अनुसंधान के दौरान सामने आया कि पूर्व की लड़ाई को लेकर यह रची गई थी रंजिश। चिरंजीवी योजना के नाम पर जनता के साथ छलावा किया जा रहा है और इसी तरीके से पिछले 1.5 साल से खाद्य सुरक्षा का पोर्टल बंद पड़ा है। आम आदमी जो आजीविका चलाने के लिए जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था इस कोविड के दौरान वो बेरोजगार है, लेकिन आजीविका चलाने के लिए उसको राशन भी मिलना मुश्किल है क्योंकि खाद्य सुरक्षा का पोर्टल पिछले 1.5 साल से बंद है। मैं चाहूंगा कि सरकार अपने लड़ाई झगड़ों को छोड़कर जनता की समस्याओं के समाधान की ओर ध्यान दे ताकि जनता का हित हो सके। चलिए अभी रुक कर देते हैं रेलवे बोर्ड के कर्मचारियों को लेकर के, जहां पर रेलवे बोर्ड के कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी मिली है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि अब वह प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। उन्हें गवर्नमेंट रेलवे बोर्ड के जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसके अब आदेश जारी कर दिए गए हैं। और कुछ लोगों का कहना था कि सारी व्यवस्था इन हॉस्पिटलों में नहीं मिल पाती, तो इसलिए हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में छूट मिलनी चाहिए, तो वह छूट अब इन्हें दे दी गई है। इस छूट के बीच में भी कई प्रकार की शर्तें रखी गई हैं। वह शर्तें निम्न प्रकार हैं, जो मैं आप सभी को इस खास रिपोर्ट से दर्शाने जा रहा हूं। अगर आप रेलकर्मी हैं और स्वास्थ्य खराब होने पर निजी अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं, तो रेलवे बोर्ड ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत अब वे बिना रेलवे अस्पताल से रेफर हुए सीधे निजी अस्पताल में इलाज करा सकेंगे। संयुक्त सचिव सुभाष पारेख ने बताया कि AIRF के महामंत्री SG मिश्रा और AGS मुकेश माथुर ने रेलवे बोर्ड से कहा था कि वे आपात स्थिति में रेल कर्मियों को सीधे निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दें, ताकि उसे तुरंत बेहतर इलाज मिल सके और उसकी जान भी बच सके। इसके बाद हाल ही में रेलवे के निदेशक प्रिया सुदर्शनी ने उत्तर पश्चिमी रेलवे सहित देश के सभी 17 जोनल रेलवेज में एक आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सेवारत और सेवानिवृत्त रेलकर्मी और उनके आश्रित गंभीर रूप से बीमार होने पर आपातकालीन स्थिति में रेलवे के एमपैनल प्राइवेट हॉस्पिटल में सीधे भर्ती होकर इलाज करा सकेंगे। एमपैनल अस्पतालों में रेलकर्मियों या उसके आश्रितों के भर्ती होने पर संबंधित निजी अस्पताल द्वारा मरीज की बीमारी और स्थिति के बारे में रेलवे को सूचित करना होगा, जिसके बाद 24 घंटे में रेलवे उसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर यह तय करेगा कि मरीज गंभीर अवस्था में भर्ती भी हुआ है या नहीं। मिड डे मील को लेकर के एक और बड़ी खबर सामने आई है। स्कूल और आंगनवाड़ी में मिलने वाले मिड डे मील को GST से छूट मिली है, तो वहीं कॉरपोरेट्स द्वारा दिए जा रहे मिड डे मील भी GST छूट के दायरे में आ गए हैं। बोर्ड और अन्य परीक्षा आयोजकों को परीक्षा आयोजन सेवा भी GST से मुक्त किया। वहीं खबर फुलेरा से सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज फुलेरा के अंदर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्म दिवस मनाया गया है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से फुलेरा के अंदर उनका जन्मदिन मनाया गया। फुलेरा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं का सम्मान शनिवार को स्कूल खेल मैदान के समीप स्थित आंगनवाड़ी केंद्र पर जन सेवक विद्याधर सिंह चौधरी की प्रेरणा में ब्लॉक अध्यक्ष राकेश परिहार के नेतृत्व में सुबह 10 बजे किया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मनोज कुल्हारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहयोगियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना घर घर जाकर सर्वे करते हुए ऐसे पुनीत कार्य किए हैं, जो कि हम सबके लिए प्रेरणादायी भी हैं। ऐसे कर्मचारियों का हौसला बढ़ाने के उद्देश्य से आज कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन पर बिना केक काटते हुए कस्बे के रैगर बस्ती वाल्मीकि समाज के गरीबों में फल बांटकर तथा नगरपालिका क्षेत्र में कार्यरत सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को कोरोना सुरक्षा किट देकर सम्मानित करते हुए जन्म दिवस मनाया गया है।
इस दौरान आंगनवाड़ी इंचार्ज एएनएम चित्रा वर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष राकेश परिहार, प्रवक्ता मनोज कुलहरी, शैलेंद्र शर्मा, वार्ड पार्षद चंद्रप्रकाश दुलानी, सीमा राज कुमावत, अब्दुल लतीफ कुरैशी सहित कई लोग उपस्थित रहे। सर आज हमारे जो राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष थे राहुल जी गांधी, उनके जन्मदिन पर सर आज क्या कार्यक्रम किए गए आपके द्वारा? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर, जैसा कि उन्होंने खुद ने ये प्रेस नोट जारी किया है कि मेरा जन्मदिन पर किसी प्रकार का केक नहीं काटा जाए, किसी प्रकार का पोस्टर नहीं लगाया जाए। उन्होंने आदेश दिए कि कोरोना की कोविड-19 के दौरान जो भी लोग ने बेहतरीन काम किया है उन लोगों का सम्मान किया जाए, या कोविड से जो लोग प्रभावित हुए हैं उन तक जाकर उनकी कुशल से पूछने की काम करें। इसी क्रम में आज हमने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में जो फुलेरा नगर पालिका क्षेत्र में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता और सहायिका है, उन्होंने महिला शक्ति का एक अनूठा उदाहरण पेश किया है कि उन्होंने इस कोविड में घर घर जाकर कौन व्यक्ति कोविड से प्रभावित है या क्या है, उन्होंने घर घर जाकर जहां पुरुष प्रधान बहुलकता वाले उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है। हमारे मन से इच्छा हुई, हम सब ने हमारी पार्टी की तरफ से इच्छा हुई कि इनका हम सम्मान करें। इसी क्रम में आज यहाँ फुलेरा की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका है उनका हम स्वागत करें। जम्मू कश्मीर को लेकर के बड़ी सियासी हलचल हो चुकी है। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप सभी तक पहुंचा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी है सियासी हलचल। साथ ही साथ 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक। वहीं विधानसभा चुनाव पर चर्चा संभव की जाएगी। वहीं राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं, निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए यह उचित समय नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो जुलूस स्वागत मालाओं का दौर चलेगा। मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो कोरोना का संक्रमण भी फैल सकता है। वहीं राजस्थान विश्वविद्यालय की एक और खुशखबरी वाली खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं, राजस्थान विश्वविद्यालय के नाम 500 बीघा जमीन जल्द ही दर्ज करवाई जाएगी और इसी के चलते हुए अब राजस्थान विश्वविद्यालय और विस्तार से फैलता हुआ नजर आएगा। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी खास रिपोर्ट। राजस्थान विश्वविद्यालय के आधिपत्य वाले राजस्थान महारानी कॉमर्स और महाराजा कॉलेज की भूमिका सहित करीब 500 बीघा जमीन राजस्थान विश्वविद्यालय के नाम पर जल्द ही दर्ज कराई जाएगी। कलेक्टर अतर सिंह नेहरा के निर्देश पर शुक्रवार को एडीएम प्रथम इकबाल खान ने संबंधित अधिकारियों को 30 जून तक इस काम को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर नेहरा ने बताया कि आरयू के मालिकाना हक का जमीनों का सर्वे कर उनका नामांतरण विश्वविद्यालयों के हक में करने के निर्देश दिए गए हैं। यह जमीन राजस्व रिकॉर्ड में वन विभाग अथवा जेडीए के नाम पर दर्ज है, लेकिन यह जमीनें आरयू के पोजेशन में हैं। एडीएम इकबाल खान ने वन विभाग, जेडीए, तहसीलदार सांगनेर और जयपुर एसडीएम सांगनेर सहित संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। एडीएम इकबाल खान ने कहा कि राजस्थान विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर आरबी सिंह ने विश्वविद्यालयों की जमीन के संबंध में आवेदन किया गया था और रजिस्ट्रार केएम दुरिया और सलाहकार डॉक्टर गिरवर सिंह ने विश्वविद्यालय का पक्ष रखा। वन विभाग और जेडीए के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित जमीन के वेरिफिकेशन के निर्देश भी दिए गए। वहीं राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं, कोविड वैक्सीन की बड़ी खेप जयपुर पहुंच चुकी है। 8,28,890 टीकों की खेप जयपुर पहुंची। तो वहीं एयरपोर्ट प्रशासन ने खेप सौंपी चिकित्सा विभाग को और टीम के कुल 70 बॉक्स एयर एशिया फ्लाइट से लाए गए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। देश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से नीचे जा रहा है।
देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब 60,000 से भी नीचे पहुंचने वाली है। रात की खबर यह है कि बीते दिन देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 500 से भी कम नए कोरोना केस सामने आए थे, जबकि 14 राज्यों में 1000 से कम कोरोना के मरीज मिले थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 60,753 नए मामले सामने आए, जबकि 1647 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद अब देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 2,98,23,546 हो चुकी है। यूपी की नौकरशाही से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि यूपी के डीजीपी एचसी अवस्थी ने सेवा विस्तार की पेशकश को ठुकरा दिया है। गौरतलब तो यह भी है कि यूपी के डीजीपी एचसी अवस्थी इसी महीने 30 जून को रिटायर हो रहे हैं और डीजीपी के चयन की प्रक्रिया का पालन करते हुए यूपी सरकार ने उपयुक्त आईपीएस अधिकारियों का एक पैनल यूपीएससी को भेजा था। बताया तो यह भी जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए यूपीएससी ने अधिकारियों का वो पैनल यूपी सरकार को वापस भेज दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट को लेकर के चिंता जाहिर की है। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि वायरस का यह रूप पूरी दुनिया में प्रभावी हो रहा है। WHO की तरफ से डेल्टा स्ट्रेन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न में शामिल किया गया। यह वेरिएंट सबसे पहले भारत में ही पाया गया था। साथ ही इसे देश में दूसरी लहर का भी जिम्मेदार माना जा रहा है। बारिश के कारण भारत और न्यूजीलैंड के बीच हो रहे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का पहला दिन रद्द हो गया। पहले दिन टॉस भी नहीं हो सका है। भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम टॉस का इंतजार कर रही है। WTC फाइनल इंग्लैंड के साउथहैम्पटन मैदान पर होगा और यहां पर 5 दिन बारिश के आसार हैं। ऐसे में यहां तेज गेंदबाजों को मदद मिलनी तय है। भारतीय टीम ने प्लेइंग 11 में रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन के रूप में 2 स्पिनर रखे हैं। इसके अलावा ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी तेज गेंदबाज होंगे। देश में तेजी से चलाए जा रहे कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के बीच कोविशील्ड की 2 डोज के बीच के अंतराल को लेकर विवाद खड़ा हो गया। ब्रिटेन में कोविशील्ड की 2 डोज के बीच गैप को कम करने की जानकारी मिलने के बाद भारत में भी इसे कम करने की मांग की जाने लगी है। इस बीच अब कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने भारत में कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच 12 से 16 सप्ताह के अंतराल का समर्थन किया। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।